लिखो Ni2 पॉइंट मासेस, मैंने क्या बोला, Ni2 पॉइंट मासेस, Ni2 पॉइंट मासेस और spheres of uniform density और spheres of uniform density mutually attract each other, mutually attract each other। कैसे? ये एक पॉइंट मास है, ये एक पॉइंट मास है, ठीक, इतनी बात। F(1) पॉइंट मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग म्यूचुअली क्या करें, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। F1 is equal to F2 is equal to G M1 M2 upon R square, where capital G is universal gravitational constant, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं मैम? 1:30 बजे कॉल करना मुझे ना, मैं बताता हूँ फिर आपको, ठीक है। अब कौन है? अब ये कहानी हमारे पास सेम वुड बी फॉर स्फेरिकल मासेस। अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी के हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा म्यूचुअली एक दूसरे पे अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ बोथ द मासेस, ठीक है, इतनी बात। अब एक और चीज, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? 0, ठीक, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ये मास इस पे जो फोर्स लगा रहा है, या ये मास जो इस पे फोर्स लगा रहा है, दैट इज ड्यू टू व्हाट? ग्रेविटेशनल फील्ड। मैं सिर्फ मोटी मोटी बातें बताऊंगा जो काम की हैं, ठीक है, फालतू चीजें नहीं, समय नहीं खराब करेंगे। तो अब हम सीधे सीधे आ जाएं किस पे? ग्रेविटेशनल फील्ड पे, ठीक है, इतनी बात। तो अब ऐसा नहीं कि फोर्स दूसरे मासेस नहीं लगाते हैं, लगाते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला अवेलेबल है हमें, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए अवेलेबल था K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर), बाकी के लिए हम क्या करते थे? इंटीग्रेट करते थे। चलो एक सवाल यहां भी कर लेते हैं ऐसी, ठीक है, जैसे ये हो गया। अब जरा देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। मान लो हमारे पास एक ये रॉड है, मास कैपिटल M, लेंथ L, ठीक है, इतनी बात। हमने यहां पर स्मॉल m मास का कितनी दूरी पर? A दूरी पर क्या रख दिया? एक पार्टिकल रख दिया, पॉइंट मास रख दिया, ठीक है, इतनी बात। अब मुझे इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बतानी है। तो म्यूचुअल होता है, तो जितने फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेगा उतने से ये भी इसे अट्रैक्ट करेगा। तो ये नहीं सोचना है कि इसकी वजह से निकालूं, इसकी वजह से, वो एक ही बात आएगी, ठीक है, इतनी बात। तो अब हम क्या करते हैं, देखो एक मिनट, मैंने क्या करा, इसके ऊपर यहां पर छोटा सा क्या एलिमेंट ले लिया? dx, कितनी दूरी पर? यहां से x दूरी पे,
इसका मास कितना, डी कैपिटल एम। अगर मैंने यूनिफॉर्म डेंसिटी दे रखी है तो डी एम विल बी एम बाय एल इंटू वट, डी एक्स। मानते हो सब लोग ये? ठीक है। अब ये मास क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे कितने फोर्स से, डी एफ से। अरे करने वाला कि नहीं करने वाला है? अगर मैं अगला डीएम एलिमेंट लूं तो उसको भी डीएफ इसी डायरेक्शन में लगेगा, अगले वाले को भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो यानी सबका क्या, वेक्टर सम। अगर डायरेक्शन अलग होते तो मैं फिर वेक्टर सम करता, ये ध्यान रखना, ठीक है इतनी बात। तो अब डीएफ का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, डीएफ इज इक्वल टू जी स्मॉल एम डीएम अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हाँ या ना? तो डीएफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको इंटीग्रेट कर लेंगे यार, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के एल तक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। अब क्या कहानी है, नोट कर लिया था ना, बेकार था तो, वैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैट में भी करा हुआ है। अब आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड पे। कोई भी सिस्टम ऑफ मास अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है, एक फील्ड डेवलप कर लेगा। उस फील्ड में जब कोई मास आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दैट फील्ड इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, ठीक है, अगर हमारे पास ये कोई सिस्टम ऑफ मास है, ठीक है इतनी बात। अब ये सिस्टम ऑफ मास है और यहां पर कोई मैंने टेस्ट मास रखा, क्या रखा, टेस्ट मास एम नॉट। अब मान लो इस एम नॉट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे लगा, ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं, अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव, ये गलत बन गया, हम इलेक्ट्रोस्टैट के दिमाग में चलते रहते हैं। ऐसा लग गया ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर है। अब ऐसा लग गया तो अब जरा देखो, हम क्या कह सकते हैं, F इज इक्वल टू एफ अपॉन एम नॉट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ मास। मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, आई से, ठीक है इतनी बात। या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हो आप। तो एक चीज तो ये होगी, आई इज पैरेलल टू व्हाट, एफ। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैट में भी हुआ था, अगर हम फोर्स देखते थे अपॉन टेस्ट चार्ज करते थे तो हमें क्या मिल जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता था। तो अब यहां पर हमारे पास क्या आया, जो आई आया वो ये आ गया, आई पैरेलल टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द टेस्ट मास, ठीक है इतनी बात। और मैग्नीट्यूड आई का कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन टेस्ट मास, यही कहानी है या नहीं है, ठीक है इतनी बात। अब इस टेस्ट मास पे हमने फोर्स कैसे निकाला होगा, यहां पे डीएम एलिमेंट लिया होगा उसकी वजह से ऐसे, यहां पे लिया होगा उसकी वजह से ऐसे, उन सबका क्या लिया पहले, रिजल्टेंट, तो हमें एफ मिला था, क्लियर इतनी बात। फिर एफ अपॉन एम नॉट कर दिया तो हमें क्या मिल गया, ग्रेविटेशनल फील्ड मिल गई। कोई दिक्कत है इसमें, ये सब बेकार बातें हैं, इसमें कुछ बड़ा काम नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट सिस्टम्स की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे, वही जो हम इलेक्ट्रोस्टैट में करते थे। इसीलिए मैं चैप्टर ये पढ़ाता नहीं हूँ, क्योंकि सब कुछ सेम वही कहानी चलने वाली है। तो सबसे पहले लिखो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। मैंने करा रखा तुम्हें, कब कराया तुम्हें, अच्छा फालतू, ठीक है। अब ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, अब पॉइंट मास की वजह से अगर हमारे पास ये पॉइंट मास है सपोज m, और r दूरी पर हम क्या जानना चाहते हैं, यहां पर एक टेस्ट मास है m नॉट। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा, पहले बता दो मुझे, हाँ या ना। फोर्स ऐसा लगेगा, एंड फोर्स मैग्नीट्यूड में कितना होगा, ये आने वाला है कि नहीं आने वाला, यस और नो। अब जब ये आने वाला है तो अब जरा देखो एक मिनट,
जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी या ग्रेविटेशनल फील्ड होगी I इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर। हाँ या ना? अरे डायरेक्शन अंदर की तरफ, रेडियली इनवर्ड, एंड मैग्नीट्यूड कितना, GM अपॉन आर स्क्वायर। इसका ग्राफ अगर आप बनाते हो दिस इज व्हाट R, दिस इज व्हाट I, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है इतनी बात? मतलब लॉन्ग रेंज फील्ड है या लॉन्ग रेंज फोर्स है, हाँ या ना? R जब इन्फिनिटी हो रहा है तभी ये इंटेंसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है, या फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, इतनी बात ही तो पॉइंट मास के लिए हो गया। अब अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ मास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कहीं पर, तो मैंने बताया था ज्योमेट्रिकल सेंटर पे फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, या टेस्ट मास आप ज्योमेट्रिकल सेंटर पर रखोगे तो उस पर फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि फील्ड ही क्या है, जीरो। ये बात आपको पता है, हाँ या ना? ठीक है, चलो अब ये तो इसके लिए हो गया। अब अगर मैं किसकी बात करूं, ये थिन रॉड है, ठीक, इतनी बात। इसकी लीनियर मास डेंसिटी कितनी, लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक, इतनी बात। अब मुझे इससे r दूरी पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर क्या बताना है, ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है, ठीक है, इतनी बात। तो अगेन यहां पर भी वही खेल चलेगा जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में था, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक कौन सा, परपेंडिकुलर टू रॉड, और एक पैरेलल टू रॉड, हाँ या ना? तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो एक तो ऐसे आ जाएगा आई पर, अब इसमें कैसा आएगा, अंदर की तरफ आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैट में कैसे आए थे, बाहर की तरफ आए थे। अगर पॉजिटिव होता, नेगेटिव होता तो अंदर ही आ जाते, ठीक है। तो यहां पर एक आ गया आई परपेंडिकुलर और एक आ गया आई पैरेलल। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दो कंपोनेंट आ रहे हैं। अब करेंगे हम यही, इसमें पॉइंट मास मानेंगे छोटा सा, उसकी वजह से फिर निकालेंगे परपेंडिकुलर और पैरेलल, फिर इंटीग्रेट करेंगे नाटक सारा। एक बात बताओ, वहां पर क्या होता था, ई परपेंडिकुलर क्या होता था, लेमडा अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, याद है, हाँ या ना? अब यहां पर क्या होगा, आई परपेंडिकुलर अगर मैं लिखता हूं तो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्या होता था, के होता था, के की जगह यहां कैपिटल जी आ जाएगा। करके देख लेते हैं यार, मुझे कहीं गड़बड़ लग रही है, कोई क्या पता गलत आ जाए, चलो कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, इसके ऊपर छोटा से एलिमेंट पकड़ा, ये स्मॉल आर था, एक्स दूरी पे कितना dx, और इसका मास dm कितना लेमडा इंटू dx। अब इसकी वजह से अगर मैं देखता हूं, इसकी वजह से अगर मैं यहां पर फील्ड देखता हूं, ऐसे करके आएगा डी आई, आएगा कि नहीं आएगा, पहले बता दो मुझे, तो डी आई आएगा कि नहीं आएगा? अब जो डी आई आएगा वो कितना आएगा, डी आई, ये पॉइंट मास माना जाएगा, डी आई इज इक्वल टू कैपिटल जी डी एम इज व्हाट, लेमडा डी एक्स, तो कैपिटल जी लेमडा डी एक्स अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना, लेकिन इसके पहले दो कंपोनेंट तोड़ लो, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ऐसे आएगी और एक ऐसे आएगी, हाँ या ना? तो इसका पहले हम कौन सा कंपोनेंट ले लें, परपेंडिकुलर वाला ले लें, उसके बाद पैरेलल वाला ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो डी आई परपेंडिकुलर, अब मैंने क्या करा बेटा, इस एंगल को थीटा मान लिया, इस एंगल को क्या मान लिया, थीटा, कोई इशू है इसमें, ठीक है। तो अब क्या हो गया, डी आई
परपेंडिकुलर इज डी आई कॉस थीटा, हाँ या ना, और ये डी आई है डी आई कॉस थीटा। तो डी आई कॉस थीटा कितना, जी लेमडा डी एक्स कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। थीटा के टर्म में ले आते हैं। आप एक काम करो, एक्स को आप आर टैन थीटा लिख सकते हो, आर टैन थीटा लिख सकते हो कि ज्यादा बेटर है। तो डी आई देखो एक्स इज इक्वल टू आर टैन थीटा लिख सकते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू आर, आर तो फिक्स है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डाल देते हैं बेटा। तो डी आई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, मुझे लग रहा जो मैंने कहा था वही रिजल्ट आ रहा है, जी लेमडा, ठीक है, कॉस थीटा और सेक स्क्वायर थीटा है ना। तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा 1/, तो ऊपर कॉस क्यूब आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कॉस क्यूब आएगा। हाँ तो तभी तो कॉस क्यूब आएगा भाई, एक एक कॉस भी, अच्छा कट जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 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 है भाई, परेशान ना हो, कोई बात नहीं। सेक स्क्वायर थीटा वैसे ही कट रहा है, हाँ नीचे भी कट रहा है, इनटू डी थीटा, और ऊपर कितना आर भी लिखेंगे हम, लिखोगे नहीं लिखोगे, हाँ या ना। देखो जरा मैंने डाल दी वैल्यू डी एक्स की है ना, अपॉन आर स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इटसेल्फ व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा, ये कट गया, बातें नहीं बोलो नहीं, आर से आर कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, देखो एक मिनट, हमारे पास छोटा सा बचा कितना, डी आई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना, जी लेमडा अपॉन आर, ठीक है इतनी बात, कॉस थीटा डी थीटा, यही बच रहा है कि नहीं बच रहा है, इंटीग्रेशन, ठीक है इतनी बात। अब आप एक काम करो, देखो जरा एक मिनट, अगर आप इधर की तरफ जोड़ते हो इसे, ठीक है, और इधर की तरफ भी जोड़ते हो ऐसे, थीटा बेरिंग है, हम क्या करते हैं, इधर वाला एंगल पॉजिटिव लेते हैं, उधर वाला नेगेटिव लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो ये एंगल मान लो कितना बना एंड का, इधर वाला एंगल बन रहा है आपका अल्फा, सपोज कितना बन रहा है अल्फा, और ये कितना माइनस बीटा, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, यस और नो, या ये माइनस अल्फा वो प्लस बीटा, वो आपकी मर्जी भाई, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है इतनी बात। तो हम क्या करें, हम क्या कर देते हैं, चलो इसको प्लस कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कहां से कहां तक, माइनस अल्फा से प्लस बीटा, हाँ या ना। तो क्या आ गया, डी आई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू जी लेमडा अपॉन आर। अब किसी के दिमाग में ये भी नहीं होना चाहिए कि मैंने वाला डेरिवेशन नहीं कराया था, वो भी हो ही गया, हाँ या ना। अब ऐसे ये भी वो भी करना था, वहां पे डी क्यू आ जाता, कराया था, तो ठीक है। अब क्या आ गया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यस और नो, आ गया, नोट करो जरा इसे, अब देखो भाई ये आ गया अपने पास। अब इसी तरीके से हम क्या निकाल लें, सॉरी ये डी आई परपेंडिकुलर नहीं आया, आई परपेंडिकुलर आया है ना। अब इसी तरीके से आई पैरेलल आ जाएगा, डिराइव नहीं कर रहा हूं, ठीक है इतनी बात, कितना जी लेमडा अपॉन आर, ठीक है इतनी बात, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ऐसे आएगा कुछ, और एक एंगल प्लस एक क्या माइनस, क्योंकि दोनों यहां पर क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को अपोज कर रहे होंगे। अरे यस और नो भाई, एक बात बताओ, इधर वाला तो क्या कर रहा होगा इधर की तरफ, और इधर वाले का किधर आ रहा होगा उधर, तो दोनों क्या करेंगे, दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैग्नीट्यूड आपने लेना है, जो एंगल छोटा होगा उसको पहले लिख लेना, जो बड़ा होगा उसको बाद में लिख लेना। अब
आई कितना हो गया आपके पास, आई इज इक्वल टू अंडर रूट आई पैरेलल स्क्वायर प्लस आई परपेंडिकुलर स्क्वायर, और डायरेक्शन भी आ गया इसका। अगर आप देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसे बनाऊं, मान लो ये रिजल्टेंट आ रहा है, ऐसे आ गया मान लो आई, ठीक है इतनी बात, और ये एंगल कितना, बीटा हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है इतनी बात। तो अब बीटा ले लेना, अब रिजल्टेंट आ गया ना, वो तो डी आई के लिए था यार, बड़ा अजीबोगरीब आदमी, वो तो एलिमेंट के लिए था। अब मैंने कहा ये आई पैरेलल आ गया, ये आई परपेंडिकुलर आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ बीच में आ रहा है, तो उसका एंगल मैंने क्या ले लिया, रिजल्टेंट का बीटा ले लिया, किसके साथ, परपेंडिकुलर के साथ। तो tan बीटा इज इक्वल टू आई पैरेलल अपॉन आई परपेंडिकुलर। सारी बात आ गई। इसके केसेस भी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताने की जरूरत है। केसेस में रॉड को इनफाइनाइट कर दो तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा 90 हो जाएंगे, ठीक है। रॉड को सेमी इनफाइनाइट कर दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो, सारी बातें आ जाएंगी, कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। चलो अब कुछ नहीं आता भाई, तू इलेक्ट्रोस्टैट की थ्योरी पढ़ ले, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा हो जाता था, उतना ही एंगल क्या हो जाता था, सबट्रैक्ट, सारे करा रखे हैं, ये दोबारा ही हो रहे हैं फालतू में, समय खराब करने वाली बात है, इसको करके हो गया। पढ़ा रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ केपलर्स लॉ ये मेन, बाकी सब बेकार है। अब देखो भाई, इसके बाद इतनी बात हो गई। इसके बाद हमारे पास आता है, देखो जहां जहां के था वहां वहां कौन आ जाएगा, कैपिटल जी। जहां जहां एम था वहां जहां जहां क्यू था वहां क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। बाकी चीजें नहीं बदलेंगी, ये पता है आपको, ठीक है इतनी बात। जहां जहां जैसे डिस्क वाला था, ठीक है इतनी बात, तो वहां सिग्मा आता था, तो वहां पर क्या आ जाएगा, मास डेंसिटी पर यूनिट एरिया वाली आएगी। चलो मैं बताता हूं, आप ऐसे देखो, आपके पास मान लो रिंग है, चलो पहले रिंग वाला देख लेते हैं, मैं डायरेक्ट बताऊंगा, ध्यान रखना। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, ठीक है, किस पे, एक्सिस ऑफ रिंग पे, ठीक है। रिंग का मास कितना, कैपिटल एम, रेडियस आर, और ये भाई इसका क्या हो गया, एक्सिस हो गया। अब आपको इस जगह पे बताना है, सपोज इधर देखोगे तो इधर की तरफ आएगा, हाँ या ना। सेंटर के दोनों साइड डायरेक्शन क्या करेगी, बदलेगी, और यहां सेंटर पे क्या होगा, जीरो होगा। पता नहीं बात, और नहीं भी पता तो सिमेट्रिकल है डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर पे क्या आएगा, जीरो आएगा, बोल चुके हैं हम। अब आप ऐसे देखो, ई होता था, अच्छा ये डिस्टेंस कितना, x फ्रॉम द सेंटर, ई होता था k q x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू जी एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तीर थोड़ी मारना हमने, खेल खत्म। r/√2 पर मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम, ग्राफ भी बनाया हुआ हमने, हाँ या ना, ठीक है। तो फालतू बर्बाद सी चीजें हैं। अगला देखो, क्यों लगाएंगे माइनस भाई, तो मैं एक बात बता, तू वेक्टर लिख रहा है या वैसे लिख रहा है, फिर फालतू 12th पास कर रहा है और तुझे वेक्टर स्केलर का मतलब नहीं पता अभी तक। अब देखो भाई, इसके बाद हम आ जाए किस पे, डिस्क पे, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, इसके एक्सिस पे आ जाओ भाई। इसका मास पर यूनिट लेंथ मैंने ले लिया कितना, मास पर यूनिट एरिया, दिस इज m टोटल मास अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये कर दिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। यहां बताना है x दूरी पर, होगा तो ऐसे ही, अब ये निकालना है। अब आप देखो E कितना होता था, अगर याद हो आपको, E होता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1
माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। याद है? आप एक काम करो, यहां पर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये क्या बन गया? के बन गया। ऊपर के आ गया कि नहीं आ गया? तो अब मैं आई क्या लिख रहा हूं जरा देखो, जी सिग्मा 2 पाई 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ या ना? ठीक है भाई, क्लियर है? कोई इशू आ रहा है इसमें? अब इसके बाद अब आ जाए हम किस पे? हॉलो स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्म हॉलो स्फेरिकल शेल। लिखो जरा। ये जो लिखा ना x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये उल्टा लिखा है। बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, अपना हिसाब सही कर पहले। अब लिखो जरा, लिखो यूनिफॉर्म हॉलो स्फेरिकल शेल। अब यूनिफॉर्म हॉलो स्फेरिकल शेल मतलब खोखला है, अंदर कुछ नहीं है, सारा मास कहाँ है? सरफेस पे। यूनिफॉर्म दे ही दिया। ठीक है, ये हमारे पास। ठीक है, इतनी बात। इसका मास कितना? कैपिटल एम। ठीक है, रेडियस कितना? आर। ठीक, अब आप ऐसे देखो, एक तो आपने यहां बताना है अंदर स्मॉल आर पे, और एक कहां बताना है आपने? बाहर स्मॉल आर पे। क्लियर है इतनी बात? अंदर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, हमें पता है बात। ठीक है, तो अंदर आई हो गया कितना? 0, और बाहर हो गया ऐसे आई इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ग्राफ भी पता है आपको इसका? पता है ना ग्राफ इसका? ठीक है, अब इसके बाद लिखो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। अब यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो अंदर आई होता है ऐसे अंदर की तरफ। ठीक है भाई, टुवर्ड सेंटर क्या होता था? के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। तो यहां पर क्या हो गया? जी एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब, और बाहर कोई चेंज नहीं होता था। हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात क्लियर है? और भी हमने बहुत सारे करे थे, सबके लिए बना सकते हैं ऐसे, रिजल्ट्स बन जाएंगे सबके लिए। ठीक है, तो अगर कुछ भी आ जाए, सॉलिड सिलेंडर आ जाए, उसके एक्सिस से इतनी दूरी पर बाहर हॉलो सिलेंडर आ जाए, हॉलो सिलेंड्रिकल शेल, किसके टर्म में लिखना हो? आर एच ओ क्या होता है? रो के टर्म्स में लिखना हो। हे भगवान, वे गधे, तो इसको लिख दे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। बड़ा बेकार आदमी है यार। ये आ जाएगा भाई, आर क्यूब कट जाएंगे। क्लियर है? खुश हो जा, तीर मारेगा क्या? अब इसके बाद मतलब सारे फॉर्मूले बन जाएंगे ना? मतलब जितने भी मैंने इलेक्ट्रोस्टैट में कराए, थिक शीट भी कराया था नॉन कंडक्टिंग, इसके लिए भी चलेगी वो चीजें। ठीक, कुछ भी अलग नहीं होगा। अब लिखो जरा गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भाई इसकी भी फील्ड लाइंस होती हैं। ठीक है, इतनी बात। गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस लॉ क्या होता था? E डॉट डी एस फॉर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होता था। मैंने क्या करा? 4 पाई और नीचे 4 पाई। तो अब जरा देखो, आई डॉट डी एस, ग्रेविटेशन पे आ जाए, आई डॉट डी एस। हाँ, बस इसमें क्या रहेगा? मैं माइनस साइन लगाऊंगा। माइनस क्यों लगाऊंगा? क्योंकि लाइंस हमेशा इसमें क्या आएंगी? अंदर आएंगी। ये ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात। क्योंकि इधर तो मैं पॉजिटिव लूंगा, नंबर ऑफ लाइंस लूंगा, तो उधर भी मुझे क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात। तो कितना आ गया?
या इसके सामने माइनस लगा लो, इसके सामने एक जगह लगा लो, कितना आ जाएगा g 4 पाई इंटू एम इनक्लोज। ये आगे कि नहीं आ गया? ठीक है, इतनी बात। ये गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया। ठीक है, अब लिखो जरा, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ। अब आते हैं मेन काम पे। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ, अर्थ को हम जनरली क्या चूज करते हैं? स्फेरिकल चूज करते हैं भाई। ठीक है, तो अज्यूमिंग अर्थ टू बी स्फेरिकल विथ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, सॉलिड स्फीयर है यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का। ठीक है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने क्या लिया कि हमारे पास अर्थ है सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड हम निकाल चुके हैं अभी सॉलिड स्फीयर का, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। केस 1, इग्नोरिंग रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, इग्नोरिंग रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, हमने अर्थ का रोटेशन अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया अभी। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, मान लो हमारे पास ये अर्थ है, मास ऑफ अर्थ इज ME, रेडियस RE। ठीक है, ये इसका सेंटर। अगर मैं सरफेस पे जानना चाहता हूं ग्रेविटेशन फील्ड ऑन द सरफेस, ठीक है, तो जो ग्रेविटेशन फील्ड होती है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल g से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल g से। ठीक है, तो ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, on surface of earth gravitational field small g is equal to g m e upon r e square। यही आएगा कि नहीं आएगा? चाहे बाहर वाला फॉर्मूला लगा लो चाहे अंदर वाला लगा लो, यही रिजल्ट आने वाला है कि नहीं आने वाला है? एंड इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअल में है तो एक्सेलरेशन ही है, इसीलिए हम इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी। अरे यार, फोर्स अपॉन मास ही तो आया था ग्रेविटेशन फील्ड, फोर्स ड्यू टू सिस्टम अपॉन मास। ठीक है, तो इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कह देते हैं। ये तो सरफेस पे आ गया। अब अगर मैं बाहर बात करूं, सरफेस से बाहर, अगर हम यहां बात कर रहे हैं, सपोज सरफेस से H ऊपर, सरफेस से कितना ऊपर? H ऊपर। तो फॉर्मूला क्या था? G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, यही था कि नहीं था? तो यहां पर जो आएगा वो G डैश कह रहा हूं मैं इसे। ठीक है, और G डैश होगा कितना? G ME अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं RE कॉमन ले लूं, ठीक है, इतनी बात, तो G डैश इज इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है भाई, ये करेक्ट फॉर्मूला, इसी को यूज करना है आपने। ठीक है, अब रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर के आसपास, 6400 किलोमीटर्स। अब अगर मैं कहूं 500 मीटर की हाइट पे, तो 500 मीटर और मतलब देखो 500 मीटर हो गया। ठीक है, और अगर मैं 6400 किलोमीटर कह रहा हूं, 64 इतना मीटर हो गया, तो इसके कंपैरिजन में इसको हम क्या मान सकते हैं? छोटा मान सकते हैं। ठीक है, या 1 किलोमीटर कहे, 10 किलोमीटर कहे, 20 किलोमीटर कहे, इतने तक आप चला लो। ठीक है, इतनी बात। तो उसके लिए मतलब अब जो रिजल्ट लिखने जा रहा हूं वो सिर्फ तब है जब हाइट सरफेस से क्या है? बहुत कम है। मतलब सरफेस से जो हाइट है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में कम है। मतलब क्या? इफ h मच मच लेस देन RE, अगर h बहुत छोटा हो जाए RE से,
तो हम क्या कर सकते हैं, बायनोमियल लगा सकते हैं इसको ऊपर ले जा करके। बायनोमियल लगाएंगे तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2h अपॉन आर ई। लेकिन ये रिजल्ट इसी कंडीशन में लगाना है, अदरवाइज वो लगाना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ये ध्यान रखना। अगर आप हर जगह रिजल्ट लपेटते गए ना, आपको आदत होती है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात। अगर वो कहता है 1000 किलोमीटर ऊपर, तो 1000 किलोमीटर पर यही लगाना भाई, ये मत लगा देना, ठीक है, कंपेरेबल है वो, ठीक है, फिर गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब इसीलिए मैंने जब प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था तो मैंने कहा था 10-20 मीटर की बात करते हैं तो जी में इतना वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है, इतनी बात। अब 10 मीटर रख दूं यहाँ, तो 1 के कंपैरिजन में 10 मीटर अपॉन 6400 किलोमीटर क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गई बाहर की बात है ना। अब आ जाए हम, अगर हम अर्थ में खड्डा खोदते हैं, अंदर जाते हैं, तब क्या होगा, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो इनसाइड अर्थ, इनसाइड अर्थ। अब अगर हम इनसाइड अर्थ आते हैं, मान लो सरफेस ऑफ अर्थ से कितना अंदर आ गए हम, डी अंदर आ गए। कितना अंदर आ गए, डी अंदर, ठीक है, इतनी बात। तो ग्रेविटेशन फील्ड अभी भी किधर की तरफ होगी, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। आई, आई नहीं, कितना कहेंगे हम, जी कहेंगे ना, जी डैश। अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को हमेशा जी डैश डिनोट करते हैं। अब जी डैश कितना आया, जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई स्मॉल आर, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, आर ई माइनस डी। कितना हो गया, आर ई माइनस डी अपॉन आर ई क्यूब। अरे यस नो, यही हो गया फॉर्मूला। अब आप मजेदार बात देखो, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर इज व्हाट, स्मॉल जी। तो कितना हो गया, जी डैश इज इक्वल टू स्मॉल जी 1 - डी अपॉन आर ई। इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं आया, आया कोई अप्रोक्सीमेशन, लेने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे आ गया। मतलब सरफेस से ऊपर जा रहे हो तो भी घट रहा है, अंदर आ रहे हो तो भी घट रहा है, मैक्सिमम कहां पर है, सरफेस पे। और सही बात है, ग्राफ देखो ना आप, बिल्कुल बेकार हो यार। अगर आप ग्राफ देखो सॉलिड स्फीयर का, तो कुछ ऐसा ही तो आता था। सरफेस तक, उसके बाद ऐसा, हाँ या ना, मैक्सिमम कहां आता था, सरफेस पे आता था। ये सुनो, तो उसी हिसाब से आ रहा है, कोई इशू नहीं है, हो गया। अब इसमें एक और चीज, अगर हम ये कंसिडर कर लें कि अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है, अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है, तो लिखो जरा, नोट कर लिए भाई, ये चैप्टर कभी नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब अभी आप केपलर भी पढ़ोगे ना, तो भी कहोगे हमने तो पढ़ रखा है सब इलेक्ट्रोस्टैट में, ठीक है, ये हम मैकेनिक्स में या रोटेशन में या सेंटर ऑफ मास में सारी चीजें पढ़ रखी हैं। अब क्या कहानी है, और अब आप हीट ट्रांसफर पढ़ोगे ना, तो आप कहोगे कि आप, हमने सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और रेडिएशन प्रेशर में लपेट दिया है, कुछ बचा ही नहीं है। अब लिखो जरा, क्या लिखोगे, क्या कह रहा था मैं, हाँ, इफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज कंसिडर्ड, इफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज कंसिडर्ड, चलो अब उसको भी देख लेते हैं भाई। अगर अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये रहा। ये इसका ज्योग्राफिक एक्सिस है भाई। ज्योग्राफिक एक्सिस मतलब ऊपर ये नॉर्थ और ये साउथ, ये इक्वेटर हो गया, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया ऊपर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ऐसा ही कुछ है, ठीक है, इतनी बात। दुनिया की 80 से 90% पॉपुलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। चलो अब देखते हैं क्यों है, मतलब मैं नहीं देख रहा क्यों है, ठीक है। अब
अब अगर हम मान लो करनाल में है, करनाल ये रहा, ठीक है, इस एंगल को हम लेमडा से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लैटिट्यूड एंगल। इस एंगल को क्या कहते हैं, हर अर्थ के सरफेस पे हर पोजीशन का कुछ ना कुछ लैटिट्यूड का एंगल होगा, ठीक है, इतनी बात। अब ये आ गया, ठीक है, और अर्थ ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा इज हाउ मच, एक चक्कर वो 24 घंटे मारता है, यानी कि 2π/24 आवर्स, ये पता है हमें ओमेगा ना, अरे यस और नो, तो आपको पता है 2π/24 इंटू 60 ये रेडियन पर सेकंड आ गया, आगे का नहीं आ गया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब ये कहानी है, अब मान लो यहां पर मुझे ग्रेविटेशन फील्ड देखनी है, अगर मैं यहां पर कोई बॉडी रख दूं, ठीक है, तो उस पर फोर्स कैसे लगेगा, एक तो जी लगेगा, अगर रोटेशन हम ना मानते, लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ या ना। अच्छा एक और चीज, चलो एम जी लगेगा, मान लें एम जी लगेगा ना, अगर हम एम कहते हैं बॉडी को तो एम जी लगेगा। अब एक काम करो भाई, अगर मान लो हर्षित यहां पर है, तो हर्षित इस रेडियस में गोल चक्कर काट रहा है, और इसी रेडियस में काटेगा ना, इस रेडियस में काटेगा, तो ये आर ई है, तो ये कितना हो गया, आर ई कॉस लेमडा, हाँ या ना। अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके देखूं, तो इस पे क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, एम ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस लेमडा, ये लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ या ना। अब अगर मैं सेंटर के अलोंग नेट फोर्स देखूं, अलोंग द सेंटर ऑफ अर्थ, तो कितना हो जाएगा, एम जी माइनस इसका भी क्या कंपोनेंट, हाँ या ना। अगर सेंटर के अलोंग देखें इधर की तरफ, आ गया भाई, आ गया। अब देखो भाई क्या कहानी हमारे पास, ये आ गया। अब जरा देखो, एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ओमेगा, ओहो एम स्क्वायर क्यों हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर लेमडा, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर लेमडा, ये आ गया अपने पास, आ गया। अब एक मजेदार बात देखो, जी की सबसे कम वैल्यू कहां पर होगी, जहां लैटिट्यूड एंगल क्या होगा, जीरो होगा, मतलब दैट इज एट व्हाट, इक्वेटर, और मैक्सिमम जी की वैल्यू कहां पर होगी, पोल पे होगी, ठीक है, इतनी बात। तो जी यूनिफॉर्म नहीं होता अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, इतनी बात। अगर हम रोटेशन को ही कंसिडर करें तो जी की वैल्यू, ये क्या चल रहा है, अच्छा बंद कर दो अंकल ना दरवाजा। अब देखो भाई, तो क्या कहानी आ गया अपने पास, लिखो जरा, लिखो जी इज मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स, दिख ही रहा हो सबको है ना, मतलब इक्वेटर पे कितना हो जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, और पोल पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। इसलिए इक्वेटर के लोग लंबे होते हैं, इक्वेटर के पास जो पेड़ होते हैं, आप देखना ब्राजील में कहीं जाकर के कटता है इक्वेटर, ठीक है, जहाँ रेन फॉरेस्ट है, वहाँ सारे पेड़ बड़े हैं हमारे वाले पेड़ों से, ठीक है। अब जी कम होता है, वो बड़े होते हैं, ठीक है, अब बायो वाले नहीं समझेंगे, लेकिन होता ऐसे ही है। अब इक्वेटर के पास के रहने वाले लोग बहुत लंबे से होते हैं, अब फिर कुछ कहेंगे पोल के पास वाले भी लंबे होते हैं, हम हिंदुस्तानी छोटे होते हैं, है ना, इंडियन सही में छोटे होते हैं, तो वो जेनेटिकली भी होता होगा कुछ ना कुछ। अब इसके बाद अब लिखो जरा, इंटरैक्शन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इंटरैक्शन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी,
अब अगर प्रूफ चाहिए तो हम क्या करेंगे कि दो मासेस हैं इनफाइनाइट दूरी पे, ठीक है, उनको हम पास लाएंगे। चलो मैं करा देता हूँ। देखो हमारे पास क्या है, एक पॉइंट मास ये रहा, पहले हम पॉइंट मासेस के बीच में देख रहा हूँ, उसके बाद बाकी बातें कर लेंगे। ये रहा, और एक पॉइंट मास यहाँ है इन्फिनिटी पे। हाँ या ना, दिस इज आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा, मतलब इक्विलिब्रियम है या नहीं है, और इक्विलिब्रियम है। दिस इज इक्विलिब्रियम। किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल अनस्टेबल? अनस्टेबल है, मतलब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। हाँ या ना, तो यू मैक्स ठीक है, जैसे ही आप इसे आगे बढ़ाओगे इधर खिंच जाएगा। तो यू मैक्स, एंड यू मैक्स इज अज्यूम्ड। हमने मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या अज्यूम कर ली, इसकी जीरो अज्यूम कर ली। मतलब अब ये बात पक्का है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये मैक्सिमम था। तो अब अगर ये मास किसी तरीके से आर दूरी पर यहां आ गया, नहीं अभी है अंकल, मैं पी लूंगा रहने दो। नहीं नहीं, बाद में नितिन को दे दो, वही पिएगा। यहां आ गया, तो अब u एट r इज माइनस जी m1 m2 अपॉन r। ये आ गया भाई अपने पास, ये सुनो, ठीक है, मैंने डिराइव नहीं करा, आप वर्क डन निकालोगे तब भी यही आएगा। हो गया भाई। अब इसके बाद आगे बढ़ें। अब अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूँ तीन मासेस का, आप निकाल सकते हो, स्क्वायर बनाता हूँ निकाल सकते हो, क्यूबॉइड बनाता हूँ निकाल सकते हो, सिमिलर सारी चीजें हैं। फिर आता है सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखो जरा, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी हमने इलेक्ट्रोस्टैट में डिराइव किया हुआ, याद है, बस वही काम यहां करेंगे। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी लिखो फॉर हॉलो स्फेरिकल शेल। वहां याद करो क्या होता था हॉलो वाले के लिए, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, याद है। तो यहां क्या हो जाएगा, जी एम स्क्वायर अपॉन 2r। होगा कि नहीं होगा, अरे ये सुनो, अरे अगर स्फेयर का मास क्या हॉलो वाले का m है, रेडियस r है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं सॉलिड कर दूं तो सॉलिड वाले के लिए क्या आता था, याद है, नीचे यहां 5 आता था, तो यहां क्या आ जाएगा 3। अच्छा नेगेटिव आएगा बेटा, दोनों के सामने क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये क्या होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है, ठीक है, तो नेगेटिव जरूर लगा लेना। -3 g m² अपॉन 5r। आ गया कि नहीं आ गया, डिराइव किया हुआ इलेक्ट्रोस्टैट में, देखना जरा। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी चार्ज सिस्टम की करी हमने। हो गया। अब हम आगे आ जाते हैं, इतनी बात हो गई। इसके बाद अब हम बात करें किसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। सब कुछ वही है, मतलब हम फालतू में चैप्टर को चैप्टर बना रहे हैं। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, तो वहां पर क्या होता था, du बाई डी, यानी कि u क्या होता था, अगर याद करो, हाफ अपसाइलन नॉट इंटू ई स्क्वायर होता था, याद है। अगर मैं यहां 4 पाई कर दूं, ठीक है, नीचे 4 पाई कर दूं, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर या आई डॉट आई अपॉन 8 पाई इंटू जी। ये आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। अब अगर किसी जगह पर I1 और I2 वेक्टर हैं, ठीक है, तो वहां पर सेल्फ वाला भी होगा, इंटरेक्शन वाला भी होगा, पता ही हमें, हाँ या ना। हेलो,
हाँ, अब देखो भाई, अब क्या कहानी बेटा, ध्यान सुनो। ये आ गया, उसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, ये लिख दूं। चलो देखो, अगर एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, इसकी वजह से यहां पर I1 है और यहां पर क्या है, I2 वेक्टर है ऐसे। तो इस जगह पर एनर्जी डेंसिटी कितनी आएगी, U इज इक्वल टू I1 प्लस I2 डॉट I1 प्लस I2। तो मैं सीधे लिख देता हूं, कितना आ जाएगा, I1 स्क्वायर अपॉन 8 पाई जी प्लस I2 स्क्वायर अपॉन 8 पाई जी, ठीक है, इतनी बात, प्लस I1 डॉट I2 अपॉन 4 पाई जी। अच्छा एक चीज और है भाई, एक बढ़िया चीज और है, ये तो आ ही गया है ना। चलो ये हो गया, अभी देखते हैं, इतना हो गया। अब इसके बाद इतना तो ये फालतू चैप्टर था, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं किसके बारे में, प्लैनेटरी मोशन, मतलब सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का मोशन या सैटेलाइट का मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लैनेट का मोशन देख लेते हैं, उसके बाद सैटेलाइट वाला आसान रहेगा, ठीक है। तो लिखो जरा, लिखो, चलो पहले लिखो, मोशन ऑफ सैटेलाइट, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट। पहले सर्कुलर वाला खत्म करते हैं, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट। पहले सर्कुलर ऑर्बिट करते हैं, फिर केपलर पे जाते हैं। मान लो अपने पास ये क्या है, अर्थ है, ठीक है, इतनी बात। अर्थ का मास हमें पता है कितना है, ME, रेडियस कितना, RE, ठीक है, इतनी बात। अब ये हमारे पास सैटेलाइट है, सैटेलाइट का मास कितना, M, ठीक है। ये टोटल स्मॉल r डिस्टेंस पे सेंटर से, अगर आप ज्यादा चाहते हो तो इसको हमने क्या ले लिया, H ले लिया। कोई दिक्कत है इसमें, सरफेस से, ठीक है भाई, और तो कोई खेल नहीं, ठीक है। अब आप देखो, ये अगर ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो इसके पास कुछ ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी VU, ठीक है, इतनी बात। क्योंकि सर्कल में है तो इसके पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है विच इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, हाँ या ना, ठीक है। अब आप मजेदार बात देखो, GME स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू M V0 स्क्वायर अपॉन R। तो V0 इज इक्वल टू अंडर रूट GME अपॉन R या अंडर रूट GME अपॉन RE प्लस H। कोई इशू है इसमें, कोई दिक्कत है भाई, ठीक है। ये क्या हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट के मास का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इतनी बात। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। अब एक बात का ध्यान रखना भाई, इस हफ्ते जैसे मैं ग्रेविटेशन करा दूंगा, रविशंकर सर को मैं दे करके आपको डायोड तक करा करके खत्म, ठीक है। उसके बाद 2 दिन मैं क्लास लूंगा, सिर्फ सवाल कराऊंगा, उसमें हीट ट्रांसफर भी कराऊंगा, सब कुछ, ठीक है। जैसे ये खत्म कराया ऐसे हीट ट्रांसफर खत्म करा करके फिर हर टॉपिक के रैंडम सवाल लूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। वो मेरी मर्जी होगी मैं क्या कौन सी किताब लाऊं, और उस पूरी किताब को मैं खुद करा दूं, ठीक है। मतलब वीक में 2 दिन, बाकी आप करते रहो अपने आप जो करना है, नहीं पढ़ोगे तो मर जाओगे। अब देखो भाई, ये आ गया। अब इसके बाद अगर मैं एनर्जी की बात करूं सैटेलाइट की, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज हाउ मच,
G MEM अपॉन 2R। ये सुनो, अरे यही है कि नहीं है? बड़े बेकार हो यार। ये है, हाँ या ना? इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो टोटल बिल्कुल वही जैसा हमने अभी एटम पढ़ा है, ठीक है। टोटल एनर्जी की बात करें अगर हम, दैट वुड बी ऑल्सो कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि उतनी एनर्जी देने के बाद ये इस ऑर्बिट को क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो टोटल एनर्जी विल बी U प्लस के, दैट वुड बी हाँ या ना? कोई दिक्कत है भाई इस चीज में? कोई इशू नहीं है ना? अब लिखो जरा, लिखो केपलर्स लॉज। केपलर्स लॉज, तीन लॉ दिए उसने। पहला लिखो, planets around sun move in elliptical orbits। सन के अराउंड जो प्लैनेट होते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में चलते हैं भाई, ठीक है, इतनी बात। दूसरा, एरियल वेलोसिटी ऑफ, हाँ एरियल वेलोसिटी AREAL, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स इज कंजर्व्ड। अभी बताऊंगा सारी बात। एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स इज कंजर्व्ड, इसी में लिखो, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अबाउट सेंटर ऑफ अर्थ इज कंजर्व्ड, सेंटर ऑफ सन, हाँ सॉरी, अगर सैटेलाइट इलिप्टिकल है तो भी उसके लिए भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ मैं क्या कह रहा था, सॉरी भूल गया। एंगुलर मोमेंटम ऑफ क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सन, अबाउट सेंटर ऑफ सन इज कंजर्व्ड। तीसरा, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, अब इन सबको प्रूव करेंगे अभी। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, अब अगर मैं इसी इलिप्टिकल ऑर्बिट, सॉरी अभी सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालता तो क्या आ जाता, उसका टाइम पीरियड का स्क्वायर स्मॉल r की पावर 3 के प्रोपोर्शनल आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज proportional to cube of semi major axis, proportional to cube of semi major axis of elliptical orbit। मैथ्स वालों को पता होगा सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, मेडिकल वालों को भी बता ही रखा है मैंने। चलो अब आ जाओ भाई,
लिखो सन इज एट वन ऑफ द फोकस ऑफ इलिप्स। प्लैनेट तो इस ऑर्बिट में घूमता है और सन इलिप्स के किसी एक फोकस पे होता है। दो फोकस होते हैं, किसी एक पे है। मैंने इक्वेशन ले ली इलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब ए क्या हो गया, सेमी मेजर एक्सेस, बी क्या हो गया, सेमी माइनर एक्सेस। ठीक है, इतनी बात। ये डिस्टेंस इधर क्या है, ए है, इधर क्या है, माइनस ए है, इधर प्लस बी और इधर क्या, माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब ए और बी में रिलेशन होता है, मैथ्स वाले जानते हैं। ऐसा कुछ, और इलिप्स का ई 1 से छोटा होता है, हाँ या ना। अगर सर्कल हो जाए तो ई 1 हो जाता है, नहीं ई 1 नहीं होता, 0 हो जाता है, सॉरी। ई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अरे 0 हो जाता है निकम में सर्कल में, हाँ 1 पैराबोला के लिए होता है। ठीक है, चलो ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो बी और ए में हमें रिलेशन पता है। अब एक और चीज, फोकस जो होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं ए ई 0 या माइनस ए ई 0। मैंने इधर बनाया तो माइनस ए ई 0 ले लेते हैं। यहां पर सन है हमारे पास। ठीक है, इतनी बात। अब आप देखो, सन के सबसे नजदीक जब हम पहुंच रहे हैं तो ये पोजीशन है, और सबसे फारदेस्ट कौन सी, ये वाली पोजीशन है। हाँ, किसको कहते हैं, ये मुझे कंफ्यूजन रहता है हमेशा। पी मतलब पास, पेरिहेलियन। अच्छा, ऐसा रटा तुमने, तब ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पेरिगी। सही है, इसने सही रटा है फिर तो, पेरिगी, पेरिहेलियन। मेरी बात भी सुन लिया कर। देख, पेरिलियन बोला था ग्रीक्स ने, ठीक है, और पेरिगी बोला था इजिप्शियंस ने। ठीक है, तो अब कुछ भी मान ले भाई। ठीक है, दोनों के सूर्य देवता को ए से ही कहते थे, अपोलो ही कहते थे। ठीक है, तो ये कहानी थी। कुछ होगा है, किसी का एक का इजिप्शियन और किसी का ग्रीस है। अब ये मुझे नहीं पता, या तो पढ़नी पड़ेगी लैंग्वेज, अब देखते हैं। अब ये कहानी आ गई भाई। तो सही है ना, पास वाले को पी से और दूर वाले को ए से। ठीक है, चलो। अब क्या कहानी भाई, इस ऑर्बिट में प्लैनेट घूम रहा है, तो किसी मोमेंट पे प्लैनेट यहां पर है सपोज, प्लैनेट की जो वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल होगी कि नहीं होगी पाथ के, हाँ या ना, यही कहानी है। अब सबसे पहले उसने क्या कहा कि भाई एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, है ना। तो एरियल वेलोसिटी क्या होती है, एरियल वेलोसिटी क्या होती है, ये जब प्लैनेट चल रहा है, ठीक है, इतनी बात। तो अगर यहां पर हम टाइम टी पे थे, ध्यान सुनना, तो अगले मोमेंट पे हम यहां पर हैं या नहीं है, ठीक है, इतनी बात। यहां पर जब हम हैं तो इस जगह पर हम पहुंचे कितने टाइम पे, टी प्लस डी टी, ठीक है, इतनी बात। तो ये जो इस प्लेन में एरिया स्वीप हुआ भाई, ये वाला एरिया, एरियल वेलोसिटी, एरिया पर यूनिट टाइम, वो कह रहा है ये चीज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब इसका बड़ा फायदा है भाई। क्या कहानी है, अगर हम दूर की साइड में होंगे सन से तो आर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया क्यों कांस्टेंट रहना है, देखो एक मिनट, अगर मैं यहां पर हूं, ऐसे समझ लो, अगर मान लो प्लैनेट यहां है तो उतने ही dt टाइम में इसने एरिया तो सेम स्वीप करना है,
क्योंकि r छोटा हो चुका है तो इसको बड़ा होना पड़ेगा, मतलब यहां पर स्पीड क्या होगी, v इंक्रीजेस, हाँ या ना, तभी एरिया सेम हो पाएगा। और यहां पर v क्या होगा, छोटा होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब इस बात को प्रूव करना है, ठीक है, कि एरियल वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एक बात बताओ, फोर्स ऐसे लग रहा है ग्रेविटेशन का, किसके ऊपर, प्लैनेट के ऊपर, यही इकलौता फोर्स है, बाकी कोई है नहीं है। तो सन के सेंटर के अबाउट टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा, तो एंगुलर मोमेंटम तो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो सिंस टाउ ग्रेविटेशनल इज जीरो अबाउट s, therefore L of planet is conserved। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, हाँ या ना? अब L ऑफ प्लैनेट होगा कितना, R क्रॉस mv, R क्रॉस p एंड दैट इज mv, हाँ या ना? तो L ऑफ प्लैनेट कंजर्व्ड है और हर मोमेंट पे बराबर ही आएगा, तो R क्रॉस m इंटू v। कोई दिक्कत है इसमें, है कोई इशू नहीं। अब हमें ये तो पता चल गया कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब इशू क्या है हमारे पास, कि हमें एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट प्रूव करनी है, मतलब एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम इज व्हाट, सेम। अब एक बात बताओ, हाँ तूने पढ़ रखा है इसका मतलब, आप एक बात बताओ, ये एक ट्राइंगल जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है dt टाइम में, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, dA इज इक्वल टू हाफ, अगर दो वेक्टर हैं, मैथ सॉल्व बताओ होगा, a क्रॉस b वेक्टर, दोनों साइड लेंथ वेक्टर का है ना, तो a कौन सा हो गया, r हो गया, और ये कितना हो गया, ये वाला, ये हो गया v dt, तो कितना हो गया, r क्रॉस v dt, हाँ या ना? dt को नीचे लपेट दो, dA अपॉन dt इज इक्वल टू हाफ r क्रॉस v, मैंने m से मल्टीप्लाई करा, m से डिवाइड करा, क्या बन गया ये, r क्रॉस p बन गया, ठीक है। तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू L वेक्टर अपॉन 2m, और ये कांस्टेंट है राइट हैंड साइड, अरे है या नहीं है, हो गया कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी, क्यों, उससे क्या फर्क पड़ा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। मैंने आर वेक्टर ऐसे लिया, मैं एरिया कैसे भी निकाल सकता हूं, मुझे क्या इशू है उसमें, ठीक है। अब क्या कहानी भाई, इतना खेल हो गया हमारे पास। अब हमें प्रूव करना है अगला पॉइंट कि भाई टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, क्या कहते हैं, हाँ क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस। अब आप एक काम करो, अब आप देखो, अगर मैं कहूं कि एक यहां से स्टार्ट हुआ और यहीं पर वापस आ गया, तो टाइम पीरियड तभी कहेंगे, और यहां से गया ऐसे और ऐसे वापस आ गया, तो ये हमारा एक क्या है, टाइम पीरियड है। उतनी देर में एरिया कितना स्वीप करा इसने, यही है कि नहीं है, हाँ या ना? और यही ड्रामा है या नहीं, पहले बता दो मुझे, ठीक है। अब आप एक काम करो भाई, ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है, पाई ए बी अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू एल अपॉन 2m। अब आपको एल देखना है, आप एक काम करो, एल आप, चलो अब दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, यहां पर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, मिटा दूं इसे, अबे छोटा करके कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ चीजें देखनी है, कर रहा हूं।
करेगी, अप होगी, ठीक है। हमें एक इक्वेशन मिल चुकी है क्या, पाई ए बी अपॉन टी इज इक्वल टू एल अपॉन 2m, मिल चुकी है कि नहीं मिल चुकी है, ठीक है, इतनी बात। और b हमें पता है a अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, कोई दिक्कत है इसमें? अब आप एक काम करो बेटा, यहां पर वेलोसिटी va, अच्छा एक बात बताओ, va सबसे छोटा होगा या नहीं होगा? हाँ या ना, क्योंकि r बड़ा है, r बड़ा है तो r क्रॉस p क्या होता था, मोमेंटम होता था। अगर r बढ़ गया तो v को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। यहां पर कितना vp, सबसे ज्यादा वेलोसिटी, ठीक है। ये डिस्टेंस था AE और यहां से यहां तक क्या था A, तो ये कितना हो गया A 1 माइनस ई, और यहां से यहां तक क्या हो गया A 1 प्लस ई, ये सुनो। अब अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दूं यहां और यहां में, तो क्या हो जाएगा, दिस इंटू वी ए इज इक्वल टू दिस इंटू वीपी, एम तो कट जाएंगे, तो कितना हो गया वीपी 1 माइनस ई इज इक्वल टू वी ए 1 प्लस ई, ये आ गया। दूसरा मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकता हूँ, एनर्जी दोनों की क्या कर सकता हूँ, कंजर्व, ठीक है, इतनी बात। तो क्या हो गया बेटा, जरा देखो वहां, मतलब इधर पैरेगी पे, माइनस जी मास ऑफ सन, ठीक है, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन ए, मतलब ये क्यों कर रहा हूं, चलो 1 माइनस ई हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू वी पी स्क्वायर इज इक्वल टू, कर सकते हैं ऐसा। अब आप एक काम करो, चलो अगला देख लेते हैं, वी और वीपी सॉल्व कर लेते हैं बेटा, वी और वीपी निकाल लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आप एक काम करो, तो रुकेगा, आए हाय, रुक जा 2 मिनट, माइनस वी ए स्क्वायर की वैल्यू डाल रहा हूं बेटा, डाल सकता हूं ऐसे, इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकता हूं, अच्छा स्मॉल एम तो कट गया, ठीक कह रहा है, मत काट, यहां लिख दे, अब काट दे, है ना, ठीक है। अब जरा देखो भाई, न्यूमरेटर क्या आएगा, प्लस 4e, ऐसे कुछ आएगा,
ये आ गया वीपी, आगे कि नहीं आ गया, पेरेगी की वेलोसिटी आ गई। पेरेगी की वेलोसिटी आ गई तो यही वेलोसिटी ऐसे हम अपोगी की भी निकाल लेंगे। तो अपोगी की कितनी आई, ये आ गया भाई, आ गया। अब आप एल कहीं का भी डाल दो, एल तो कंजर्व रहता है, चाहे अपोगी का डाल लो चाहे पेरेगी का डाल लो, आ जाएगा टाइम पीरियड। तो इसे नोट करो पहले, हो गया नोट। अब ये जो हमने इक्वेशन निकाली थी इसमें डाल देते हैं, इस वाली इक्वेशन में कितना आ गया, पाई ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर की पावर हाफ अपॉन टाइम पीरियड या चलो अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू एल। एल इज पेरेगी वाला डाल देते हैं, एम इंटू वी पी, क्या कह रहा है, मुंह बंद रख, ठीक है, वी पी इंटू ये वाला डिस्टेंस, हाँ या ना, अपॉन 2m, यही था कि नहीं था। अब अपने पास m से ये m लपेटे में आ गया। अच्छा एक और चीज देखो, यहां पर लिख सकता हूं मैं 1 प्लस ई, एक काम करो, रुको, देखो ये कटते ही ये हाफ हो जाता है और निकम्मो ये पूरा ही कट जाता है, कट जाता है पूरा, अरे पूरा कट जाता है, परेशान ना हो, ठीक है, इतनी बात। और a से एक ये a गायब हो जाता है, अब जरा देखो क्या आया, t इज इक्वल टू 2 उधर भेज दो, 2 पाई, ठीक है, a की पावर 3/2, ठीक है, अपॉन अंडर रूट GMS, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर a क्यूब अपॉन GMS। हो गया भाई, ठीक है, इतनी बात। अब समझ में आ गया होगा कि हमें हर सवाल में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, एरियल वेलोसिटी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, यही करना है, ठीक है, इतनी बात, इतनी सी बात थी भाई पूरे चैप्टर में, और कुछ पढ़ाना ही नहीं है। अब मैं एक बात और बता दूं आपको, आप एक चीज पढ़ोगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, लिख लो, एनसीईआरटी से पढ़ लेना, कुछ नहीं बताना है कि 6 RE पर होता है सेंटर से या जो भी होता है, ठीक है, इतनी हाइट पर होता है, उसका टाइम पीरियड अर्थ के अपने स्पिन के टाइम पीरियड के ही बराबर होता है, ठीक है, इसलिए उसकी पोजीशन हमेशा आपके ऊपर ही रहेगी, ठीक है। तो लिखो जरा, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, हाँ एस्केप वेलोसिटी बता रहा हूं, चलो बता देता हूं, हो गए। अब देखो भाई एक और काम कर लेते हैं, मान लो ये हमारे पास एक प्लैनेट है, ठीक है, ये हमारे पास प्लैनेट है, ठीक है, इतनी बात। अब h हाइट ऊपर, यहां पर एक सैटेलाइट थी VO से चल रहा है, जो किससे चल रहा है, VO से। अगर ये VO से चल रहा है एंड VO इज इक्वल टू अंडर रूट GME अपॉन RE प्लस H, तो कैसा ऑर्बिट होगा इसका, पढ़ा हमने अभी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है,
क्या होगा, सर्कुलर ऑर्बिट होगा इसका। ठीक है, बना देता हूं। क्या बढ़िया बन गया, देखो आगे सर्कुलर ऑर्बिट। अब क्या कहानी है, लिखो इसमें पहला, इफ v लेस देन vo, अगर यहीं पर कोई सैटेलाइट होती और उसकी वेलोसिटी vo से छोटी हो जाती है तो क्या होता, इनर एलिप्टिकल पाथ या अर्थ पे गिर जाती। ठीक है, दो कहानी हो सकती है। ये तो अर्थ पे गिर गया, ये बाकी तो होगा नहीं ना। चलो मैं ऐसे नहीं बनाता, सही से बना देता हूं। एक कहानी ये हो सकती है, एक्चुअल में इलिप्स बनना चाहता। अबे ये क्या हो रहा है, एक्चुअल में बनना क्या चाहता है, इलिप्स। लेकिन बीच में कौन आ गया, अर्थ आ गया, तो गिर जाएगा उसके ऊपर, हाँ या ना। तो खेल क्या है, एक केस ये आ सकता है, v अगर लेस देन vo, ग्रीन कलर से बना रहा हूं, और एक केस ये भी आ सकता है भाई कि अर्थ के ऊपर गिरा नहीं, अर्थ को जस्ट ग्रेज ऐसे 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 छोटा सा बनाते, ओए होए। ऐसे वाला इलिप्स बन जाए। ठीक है, इतनी बात। मतलब पहले वाले का फोकस उस साइड था, ठीक है, और दूसरे वाले का इस साइड आ गया। ठीक है, जो भी आ गया, ठीक है। एक ये हो सकता है, अगर v ग्रेटर देन vo हो तो क्या होगा, आउटर इलिप्स। लेकिन लेस देन ve, अगर वो, हाँ, तो अब क्या है, लिखो जरा केस 2, इफ v ग्रेटर देन vo बट लेस देन ve, तो यहां पर जो एस्केप वेलोसिटी है उससे कम, लेकिन क्या कहते हैं, ऑर्बिटल से ज्यादा। ये क्या हो रहा है, ऐसा वाला इलिप्स। ठीक है भाई, हम बना नहीं सही से, आप बना लेना। ठीक है, इतनी बात। अब हो गया, नीचे बढ़ा जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब अगली कहानी क्या, क्योंकि ये अब नीचे बढ़ा जाएगा तो ये क्या होगी, पेरिगी हो गई। किसके लिए, अर्थ एज अ फोकस के लिए। ठीक है, इतनी बात। अर्थ कहां पर है, फोकस पे, तो ये पेरिगी हो गया, और इधर क्या हो गया, अपोगी हो गया। ठीक है, इतनी बात। अब लिखो v ग्रेटर देन v, तो कुछ नहीं होगा भाई, अब तो भाग ऐसे कहीं इधर चला जाएगा। क्लियर है भाई, ve। ठीक है, इस जगह पर जो भी बाइंडिंग एनर्जी थी, अगर हमने उससे ज्यादा दे दी तो क्या कर जाएगा, भाग जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, तुम्हारा चैप्टर हो गया खत्म, अब किसी को नहीं पढ़ाना है। ठीक है।